प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिम। MDH का जलजीरा जीरा सिम। जीरा सिम, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक। ये नंबर 1 शो है, इसलिए बराबर कहता हूं कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं। इस दौरान हम क्या देखने वाले हैं। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं शिव भक्तों की। शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है, लेकिन जो सनातन विरोधी आवाजें हैं वो भी बुलंद हो रही हैं और उनका भी टारगेट सेट किया जा रहा है, क्योंकि तौकीर के बाद अब रशीदी की बारी है। रशीदी ने ऐसा क्या कुछ कहा, ये पूरा हम बताएंगे कि क्या उसने कहा, किस मंशा के साथ कहा, अब क्या हो रहा है और क्या मामला बढ़ेगा, तो सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं। जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। आप 80 करोड़ सनातनियों से, शिव भक्तों से श्रावण मास में जो आपने उन्हें आतंकी कहा, आप माफी मांगेंगे? मैंने आतंकी बोला ही नहीं। आपने बोला है आतंकी? बिल्कुल नहीं बोला। जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए, ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। तौकीर अब बैकफुट पर है। तौकीर मानेगा ही नहीं कि उसने क्या कहा, क्योंकि मानेगा तो फंस जाएगा। लेकिन उसकी बातें रिपब्लिक भारत के कैमरे पर रिकॉर्ड हैं। हम ये पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि भक्ति के रंग में कैसे योगी नजर आ रहे हैं। जो कांवड़िए हैं उनके ऊपर फूल से वर्षा की जा रही है। खुद वो इस पूरे समारोह का हिस्सा भी बने। तो कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश चल रही है। कांवड़िए गदगद हैं, भगवान भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं, हर हर महादेव की गूंज है। और योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर पर सवार होकर एक कांवड़ियों का जत्था को देख पा रहे हैं, इसका निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन हवाई निरीक्षण के बाद सीएम योगी कहां पहुंचते हैं? सीधे कांवड़ियों के बीच पहुंच जाते हैं। और कांवड़ियों को जहां से ही पता लगता है कि ये तो हमारे मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उसके बाद उनका उत्साह और भी चरम पर पहुंच जाता है। योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से पुष्प वर्षा करते हुए कांवड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए, कांवड़ियों का उत्साह दोगुना चौगुना हो चुका है। लेकिन भोले के भक्तों पर योगी ने जिस तरह से पुष्प वर्षा की, उसमें उत्साह का एक नया रंग देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी, जहां पर हजारों हजार की संख्या में जो शिव भक्त हैं वो जल लेकर निकल पड़े हैं।
लेकिन जो सनातनी है, जो कांवड़िए हैं, जो भगवान शिव के भक्त हैं, उन्हें मौलाना क्या नहीं कह रहे हैं? मैं ऐसे कैसे आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, बताइए। करने वाला आप 80 करोड़ सनातनियों से, शिव भक्तों से श्रावण मास में जो आपने उन्हें आतंकी कहा, आप माफी मांगेंगे? मैंने आतंकी बोला ही नहीं। आपने बोला है आतंकी? बिल्कुल नहीं बोला। आपकी बाइट की शुरुआत इस बात से हुई और फिर बाद में उन्होंने आपने 30 सेकंड बाद उनको आतंकी। अच्छा, दो और दो कितने होते हैं? आपने आतंकी बोला, कावड़ियों को नहीं बोला। तुम बताइए ना कि आप माफी मांगेंगे? 80 करोड़ सनातनियों से उनकी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाया है। दो और दो कितने होते हैं? आप माफी मांगेंगे? दो और दो कितने होते आप माफी मांगेंगे? आपने ऐसा क्यों कहा? नहीं, दो आपके पास तर्क है? हैं? देखिए तो माफी कैसे मांगेंगे? चौतरफा घिर चुके हैं मौलाना। उन्हें लग रहा है कि अगर बात खुल तो गई ही है, तो परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सीधा और माकूल जवाब दिया है। सुनिए। दंगा करवा लो, मैं तुम्हें पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था, और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। तो बिल्कुल टारगेट लॉक हो चुका है। योगी जो चाहते हैं सनातन को कैसे सुदृढ़ करना है, उस दिशा में काम हो रहा है। शिवभक्त योगी का टारगेट लॉक है। यहां 35,000 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। क्यों? क्योंकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा पैक की 151 कंपनियां तैनात हैं। क्यों? किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर है। इसके अलावा 500 ड्रोन से निगरानी है, जो आपके ऊपर से घूम रहा है, कांवड़ियों को देख रहा है। 440 रूट पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यह जरूरी है कि इन रूट पर जो भी गतिविधियां हैं उन्हें कैप्चर किया जा सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है, योगी किस तरीके से उत्साह बढ़ा रहे हैं और कैसे इसका समाधान निकलेगा, जो रसीदी कह रहे हैं। देखिए। पूरा उत्तर प्रदेश किले की तरह पहरेदारी में है। पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल, 50,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स, सबकी ड्यूटी लगाई है सिर्फ इसलिए कि कोई कालनेमी भोले के भक्तों की यात्रा में खलल नहीं डाल पाए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा का ऐसा इंतजाम कि मुख्यमंत्री योगी भी हवाई निरीक्षण के लिए निकल गए। कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, स्वागत किया और यात्रा को आगे बढ़ाया। आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है। हाईवे से लेकर घाटों तक योगी फोर्स की इंच इंच पर नजर है, क्योंकि कावड़ यात्रा के दौरान बड़ी साजिश रची जा रही थी। कालनेमी माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है। कुछ मौलाना खुलेआम भोलेनाथ के भक्तों को आतंकी बताने की हिमाकत कर रहे हैं। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। तो किस तरीके से कालनेमियों को चिन्हित किया जा रहा है, यह समझना बेहद जरूरी है कि जो इंतजाम किए गए हैं वो कितने काफी हैं, और योगी जो चाहते हैं शिव भक्तों के लिए जितना बढ़िया चाहते हैं वो हो रहा है कि नहीं। चलिए इसको भी समझते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में शिव भक्तों पर फूलों की बारिश हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद कांवड़ियों के बीच पहुंच गए। उससे पहले योगी ने कांवड़ यात्रा का हवाई निरीक्षण किया, आपने देखा, और हवाई निरीक्षण के दौरान उन्होंने हर उस गतिविधि पर अपनी नजर डाली। फूलों की बारिश भी उन्होंने की और हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों को बड़ी गंभीरता से वो देख रहे थे। अगर आपने देखा इसे 30 मिनट तक, आधे घंटे तक आसमान से कांवड़ियों पर फूल बरसते रहे लगातार। हर हर महादेव, हर हर महादेव के जय घोष से पूरा यूपी शिवमय हो गया। मुख्यमंत्री भी कांवड़ियों का उत्साह देखकर गदगद नजर आए, बहुत खुश थे। और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया था। करीब 50,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की यात्रा में ड्यूटी लगी है। 150 से ज्यादा पैक और अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात हैं, और सबसे ज्यादा जो फोकस है वो मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद पर है। कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 1500 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, ताकि कोई भी जानकारी कांवड़ियों को तुरंत मिल पाए। अब 1000 मेडिकल कैंप लगे हैं। इसके अलावा 10,000 स्वयंसेवक भी लगाए गए हैं, यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नदी घाटों पर रेस्क्यू बोट के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहले से मौजूद हैं, और इसके साथ 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी हो रही है। पूरा फोकस सुरक्षा के इंतजाम इसलिए है ताकि कोई भी
माहौल खराब ना करें, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कालनेमी भेष बदलकर घूम रहे हैं, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा, अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, चाहे कांवड़ यात्रा हो या फिर पर्व त्योहार या फिर कोई भी माहौल। किसी को भी इजाजत नहीं है कोई इसमें रंग में भंग डाले। चलिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं उन्हें सुनते हैं। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए, ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, लगातार अव्यवस्था पैदा करता था। उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा, मैंने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो। उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दीजिए, एक बार में निपटो। और आप देख रहे होंगे कि मौलाना जेल में आज कष्ट उठा करके नाक रगड़ रहा है, कह रहा साहब बकस दो, एक बार जान बकस दो, आगे से गलती नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे। पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था, और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। तो योगी की इसी चेतावनी के बाद जो मौलाना रशीदी हैं उनका दिमाग उड़ गया है कि भाई ये क्या कर दिया, कितनी बड़ी गलती हो गई। तो जो रशीदी हैं उन्होंने क्या कहा था वो सुनना बेहद जरूरी है, जिससे वो पल्ला झाड़। सुनिए। लड़के और लड़कियां मिलकर ये जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। आप 80 करोड़ सनातनियों से, शिव भक्तों से श्रावण मास में जो आपने उन्हें आतंकी कहा, आप माफी मांगेंगे? मैंने आतंकी बोला ही नहीं। आपने बोला है आतंकी? बिल्कुल नहीं बोला। तो अगर रशीदी के चश्मे से देखो तो जो मुस्लिम महिलाएं कांवड़ यात्रा में शामिल हो गई, क्या ये भी वही है? वही आपत्तिजनक टिप्पणी इन पर भी करेंगे जिनका जोश हाई है, जिन्हें भगवान भोलेनाथ में आस्था है। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की तस्वीर, कांवड़ यात्रा में मुस्लिम महिलाएं। इसी सवाल को लेकर कि रशीदी भी उनके बारे में भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं। किसी के बाप की जागीर नहीं है, सबके अपने अपने मन की जागीर है। संविधान देश के हिसाब से चलता है, ऐसे लोगों के हिसाब से नहीं चलता, आतंकवादियों के हिसाब से। संविधान में कहाँ लिखा कोई इंसान ये कपड़ा नहीं पहन सकता, वो नहीं पहन सकता। हर हर महादेव। मैंने अपने बच्चों के लिए कावड़ यात्रा निकाली है, क्योंकि इस्लाम धर्म से मैंने देख लिया मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिलने, ना इंसाफ मिलेगा। तो बस मेरी आस्था है कि मैं वहाँ से कावड़ लेके आऊँ और मेरे बच्चे, मेरे को उम्मीद है महादेव मेरे बच्चे बहुत जल्द मिलवाएंगे। लेकिन कुछ मौलाना ऐसे हैं जिनकी जुबान बंद नहीं हो रही है, उनका असर नहीं दिख रहा है। योगी जो कह रहे हैं उसका मायने अभी तक इन्हें पता नहीं चल रहा है, पता चलेगा कुछ दिन बाद। लेकिन जरा सुनिए किस तरीके से आग उगले जा रहे हैं। ये सब होगा भाईजान, सब मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, ये सब होगा भाईजान, सब होगा। पूरा गेम बदल देना है, पूरा गेम बदलेगा इंशाल्लाह। दलित मुस्लिम करो विचार, अब की बार अपनी सरकार। मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, ये सब होगा भाईजान, सब होगा। पूरा गेम बदल देना है, पूरा गेम बदलेगा इंशाल्लाह। दलित मुस्लिम करो विचार, अब की बार अपनी सरकार। प्रभु श्री राम पर टिप्पणी ये भारी पड़ जाएगी, क्योंकि रशीदी का हाल तो आप देख पा रहे हैं कि रिपब्लिक भारत लगातार माइक लेकर उनके पास बैठा हुआ है कि जो सच है उसे मान लीजिए। इनका क्या होगा भगवान ही जाने, क्योंकि भगवान श्री राम पर इन्होंने टिप्पणी की। जिन कांवड़ियों पर सीएम योगी फूलों की बारिश कर रहे थे, उन भोले के भक्तों को मौलाना रशीदी ने आतंकी बताया। रशीदी ने कहा ये शिव भक्त नहीं बल्कि नशेड़ी हैं, आतंकी हैं। और इसके बाद मौलाना रशीदी के खिलाफ संतों ने विरोध जता दिया। रशीदी से माफी की मांग की गई, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी और इसके बाद मुजफ्फरनगर में रशीदी पर मुकदमा दर्ज हो गया है। रशीदी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। मुजफ्फरनगर के अलावा गाजियाबाद में तहरीर दी गई है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने थाने में शिकायत की है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी से रशीदी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। यह वही रशीदी है जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को गाजा से जोड़ता है, हिंदू राष्ट्र की मांग को संविधान को कुचलने जैसा बताता है, हिंदू धर्म गुरुओं की तुलना मुल्ला आसिम मुनीर से करता है। और रशीदी ने कहा था आईएसआई में पकड़े जाने वाले 90% लोग हिंदू हैं। दरअसल रशीदी सनातन के खिलाफ
विवादित बयान देता रहता है और ऐसे में सीएम योगी से रशीदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। और जो शिकायत करता है उनका कहना है कि योगी ही रशीदी को दंड दे सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। चलिए, योगी तो अपना काम जरूर करेंगे, लेकिन जो मौलाना है, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं, सुनिए। मौलाना साजिद रशीदी जो कि एक कट्टरपंथी मौलाना है, इन्होंने जिस तरीके से कावड़ियों को लेकर अपमानजनक अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वो निंदनीय है। मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोगों के कारण आज मुसलमान परेशानी में आ रहा है। यदि आज इस्लाम को, कुरान शरीफ को, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है तो उसका कारण साजिद रशीदी जैसे लोग हैं। धार्मिक काम करने वाले व्यक्ति को नशेड़ी कहना, नशा करने वाला कहना, ये तो एक तरीके से अपमान है। इस तरह के बातों से बचना चाहिए और विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। इस तरह के बयान दे रहे हैं उनके लिए, जो लोग इस तरह बयान दे रहे हैं वो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए कानून की धारा में जो भी प्रावधान है उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं मौलाना कि एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन आपको एक तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। पप्पू यादव आपको याद होंगे, उनके ऊपर चप्पल फेंकी गई थी, लेकिन जिस शख्स ने चप्पल फेंकी थी उसका बुलंदशहर में स्वागत हुआ है, जमकर स्वागत कर रहे हैं लोग और लोगों का समर्थन ये बता रहा है कि उसने जो किया वो ठीक किया। हालांकि ये तस्वीरें आप बता रही हैं कि क्या हुआ था उसने। तो पप्पू यादव का विरोध हुआ था, चप्पल फेंके गए थे, लेकिन किस तरीके से गांव में स्वागत होता है उस व्यक्ति का, ये आप देख पा रहे हैं, सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को यह बात पच नहीं रही। अखिलेश यादव ने इसका विरोध जता दिया है और अखिलेश ने साफ शब्दों में कहा कि यह ठीक नहीं है जो कुछ हुआ। सवाल इस बात को लेकर है कि पप्पू यादव पर जिस तरीके से चप्पल फेंकी गई, उसके बाद पप्पू यादव ने जिस तरीके का एक बड़ा कैनवस खींचने की कोशिश की, उसका प्रॉफिट लेने की कोशिश की गई। अब जब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें चप्पल फेंकने वालों का स्वागत हो रहा है, तो फिर इन्हें झटका लग रहा है, दुख पहुंच रहा है। चलिए, इसके अलावा हम आपको बताते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं इस बीच योगी आदित्यनाथ और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और दोनों ही नेताओं के बीच में उत्तर प्रदेश को लेकर एक अच्छी बातचीत हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं सीएम योगी और जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे तो उन्होंने लगे हाथ एक और मुलाकात कर ली। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की और नितिन नबीन को आप देख पा रहे हैं, दोनों ही नेता बड़े ही मुस्कुराकर मिल रहे हैं और जब भी जिस भी वक्त योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है उसका संदर्भ एक ही है, उत्तर प्रदेश, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ मैसेज दिया, कांवड़ियों का स्वागत किया, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात उन्होंने की, यानी पूरा खाका वो उत्तर प्रदेश के लिए तैयार कर रहे हैं और पूरी स्ट्रैटेजी पर काम उन्होंने शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से। सनातन और जेनजी के मुद्दों पर बयानबाजियां चल रही हैं और इस बीच सीएम योगी आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच 1 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें यूपी के विधानसभा चुनाव पर गहरा फोकस रहा। दरअसल यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सीएम योगी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है और इसके लिए पीएम मोदी और सीएम योगी नई रणनीति बना रहे हैं और यही वजह है कि पीएम से संवाद तैयारियों के लिहाज से बेहद ही खास है। उधर अखिलेश बीजेपी को घेरने के लिए पीडीए का मंत्र दे रहे हैं, जिसमें अब पंडित को भी शामिल कर लिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसका सीएम योगी भी हर मंच से जवाब दे रहे हैं और सीएम योगी कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और उत्तर प्रदेश को कैसे चलाना है वो बखूबी जानते हैं। योगी को सुनते हैं। बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार एक युवा नीति के साथ आने जा रही है। युवा ही नेतृत्व करेगा और युवा ही अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी स्किलिंग के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए हर जगह काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए, टेक्सटाइल पार्क के लिए जो करना होगा करेंगे
और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों को कोई अवसर नहीं देना है। याद करिए, इस समाजवादी पार्टी के समय में इसी जनपद के एक होनहार कार्यकर्ता रामबाबू गुप्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कर दी थी। पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हर दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में छात्रों के बवाल के बाद ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन के हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है, क्योंकि चालबाज सोरेन क्या पंगा करवाएंगे? यह सवाल इसलिए, तस्वीर जरा लाइए। तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि हो क्या रहा है। रांची में छात्रों के समर्थन में अब एबीवीपी उतर आई है। कहने का मतलब ये कि सरकार की परेशानी पहले से बढ़ी हुई थी, अब उसमें इजाफा हो गया है। तो कहने का मतलब है कि एबीवीपी और आईसा अब दोनों आमने सामने जो छात्र इस आंदोलन को लेकर चल रहे थे उसी मंच पर है, लेकिन सड़कों पर आज दो पार्टियों के अलग अलग छात्र दल मौजूद हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। की परीक्षाएं रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। एसएससी की विवादित। तो आप देख पा रहे हैं कि कल आईसा और आज एबीवीपी दोनों ही मैदान में उतर आए हैं। यानी प्लान ये है कि किसी भी तरीके से जो छात्र हैं उनका कहना है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को इस बीच में नहीं उतरने देंगे, यानी ये आंदोलन हाईजैक नहीं होगा। तो ये 15 दिनों से आंदोलन चल रहा है। हर जाति के छात्र हैं, हर धर्म के छात्र हैं, छात्रों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन 15 दिनों से जो छात्रों का आंदोलन है आज उसमें जोश हाई दिखा। क्या छात्र गा रहे थे वो भी सुनिए। बताया गया कि छात्रों के लिए सोरेन ने दरवाजे खोल दिए। छात्र के जो दल हैं वो अंदर आती है, मीटिंग शुरू होती है, लेकिन बेनतीजा रहती है। ये दूसरी मीटिंग थी जो बेनतीजा होती है, बिना किसी निष्कर्ष पर यह मीटिंग खत्म हो जाती है। यानी कि दो दौर की जो वार्ता है उसका कोई नतीजा अब तक नहीं निकला। तो छात्रों और हेमंत सोरेन सरकार के बीच मीटिंग की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जो मंत्री हैं जेएमएम के वो नजर आते हैं, और जेएमएम के मंत्री जो हैं उन छात्र प्रतिनिधियों से मिलते हुए। लेकिन एक और तस्वीर इसके बाद हम दिखाते हैं। एक तरफ छात्रों का आंदोलन, गुस्से में छात्र, दूसरी तरफ आईआईटी में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं जहां उनका व्याख्यान चल रहा होता है, और बहुत ही करीने की बात उन्होंने कही, सुनना चाहिए आपको भी। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। लेकिन राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी रांची नहीं पहुंचे, आईसा पहुंच गई। राहुल गांधी नजर नहीं आए। राहुल गांधी प्रयागराज थे, लेकिन प्रयागराज में किस तरीके से राहुल गांधी का विरोध हुआ है वो देखने लायक है। जरा देखिए, एक एक पोस्टर पढ़ जाइए, क्या लिखा है। वो झारखंड जाने से क्यों घबराए, सवाल का निशान। जो भागकर प्रयागराज आए, जहां पर छात्र सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर, वहां पर राहुल गांधी को होना चाहिए। भी बहुत ज्यादा है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन रांची पहुंच गया है, लेकिन दिल्ली से रांची तक के सफर में नेता, चेहरे और सियासत दोनों बदल गई। रांची में छात्रों ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार के साथ दो दौर की बाता में कोई नतीजा नहीं निकला। अनशन कर रहे छात्रों ने साफ कह दिया कि न्याय के लिए जान भी देने को तैयार हैं। बोलने में काफी दिक्कत है,
डॉक्टर बोला शुगर बीपी सब लो है और पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो गया है। हॉस्पिटल ले जाएंगे बोल रहे थे, बॉडी का ऑर्गन सपोर्ट नहीं कर पा रहा। रांची में आंदोलन वाली जगह पर निगरानी के लिए सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। छात्रों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। ये आंदोलन अब सीसीटीवी की निगरानी में रहने वाला है। सरकार की तरफ से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इस आंदोलन के चारों तरफ अब लगा दिए गए हैं। जब नीट का प्रोटेस्ट हो रहा था वो हमेशा कह रहे थे हम बच्चों के साथ है, उनका करियर खराब नहीं होना चाहिए, उनकी जो भी भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, मतलब झारखंड के बच्चे नहीं है। जंतर मंतर से रांची तक की तस्वीरों से साफ है, देश की सियासी लड़ाई अब युवाओं के मुद्दे पर केंद्रित हो गई है। संघ प्रमुख मुंबई में युवाओं से संवाद करते हैं। आईआईटी दिल्ली के कार्यक्रम में पीएम मोदी युवाओं को सफलता का मंत्र देते हैं, तो प्रयागराज में राहुल गांधी युवाओं से बातचीत करते हैं। जाहिर है जेन-ज़ी के मुद्दे पर अब देश की सियासत का भविष्य तय होगा। जंतर मंतर पर हमने पूरे बॉलीवुड को देखा कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ उतरे, प्रदर्शनकारियों पर एक से एक बढ़कर लोग अपने समर्थन देने के लिए पहुंचे। लेकिन आज रांची में क्या, छात्रों के साथ अभिनेता पीयूष मिश्रा पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी उत्साह बढ़ाया। आरंभ है प्रचंड, पीयूष मिश्रा ने यही गाया। ये तो आरंभ है जो प्रचंड हो चला है। सरकार की चूल्हे हिलती जा रही हैं, लेकिन सरकार इसे टालना चाहती है। क्या सच्चाई यही है? रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत फेल हो गई। 1 घंटे तक चली दूसरे दौर की वार्ता बेनतीजा रही। शुक्रवार रात को सरकार के डेलीगेशन ने छात्रों से बात की थी। उस बातचीत में कोई समाधान नहीं निकल पाया था। सुरेंद्र सरकार ने छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल आईडी जारी किया है, jpsc.jssc.feedback@gmail.com। इस पर छात्र अपने सुझाव और शिकायत भेज सकते हैं, सरकार की तरफ से कहा गया। सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने क्या कहा? हम छात्रों के विभिन्न समूहों से मुलाकात करेंगे। अब देखिए, तमाम सुझावों के बाद फैसला लिया जाएगा। सुरेंद्र सरकार ने एनएसयूआई के छात्रों के साथ बैठक की, उसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के अलावा दूसरे संगठनों से क्यों मिल रही है? क्या सुरेंद्र सरकार आंदोलन को बांटने की साजिश कर रही है? एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संगठन है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, और ऐसे में सरकार के इस डेलीगेशन की एनएसयूआई से मीटिंग पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सुरेंद्र सरकार आंदोलन को तोड़ने की साजिश रच रही है? प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार ने भरोसा दिलाया है, अब तक मांगों को पूरा करने पर कोई ठोस बातचीत नहीं हुई। छात्र 2024 की झारखंड पीएससी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है, तो यह छात्रों की प्लानिंग है, लेकिन मुलाकात बेनतीजा रही। जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। झारखंड छात्र मोर्चा का माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, और हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्र इकाई का 5 डिमांड है राज्य सरकार से कि 14वीं जेपीएससी जो है उसकी पीटी को जो है, इसकी गंभीरता को देखते हुए इस तत्काल सरकार इसे रद्द करे। इसके साथ ही साथ जो 2023-25 जो बैकलॉग की जो भर्ती परीक्षा हुई है उसे भी रद्द किया जाए। इसके साथ ही साथ जो जांच प्रक्रिया में जो दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो, और एक सर्कुलेशन जारी हो, समयबद्ध जो है योजनाबद्ध तरीके से पूर्व की भांति जो है एग्जाम कंडक्ट हो, पीटी मेंस, और समयबद्ध के तरीके से जो है लोगों को नियुक्तियां हो। करप्शन में उनके लोग सामने आ जाएंगे,
जैसे आप सुनते होंगे विधायकों के बेटे, सांसदों के बेटे, मंत्रियों के बेटे, उनका जेपीएससी में हुआ था। तो उसी प्रकार इसमें वो इसलिए बचाव कर रहे हैं, लूपहोल है कि उनके लोग इसमें सब पकड़े जाएंगे, इसलिए वो बचाव करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब पकड़े जाएं तो पकड़े जाएं, पकड़ना होगा। बकायदा आज मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि अगर आँच आपके घर तक भी जाएगी तो आपको उस आँच को सहना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। सरकार ने छात्रों की बात गंभीरता से सुनी है। आज एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, झारखंड छात्र मोर्चा और एसीएस आदिवासी हॉस्टल सहित विभिन्न छात्र संगठनों से सकारात्मक संवाद हुआ। सभी सुझावों और चिंताओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा। साथ ही छात्रों, अभिभावकों, अभ्यर्थियों, शिक्षाविदों, वकीलों और सिविल सोसाइटी सहित सभी स्टेक होल्डर्स से ईमेल के जरिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सरकार लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार का सम्मान करती है। छात्रों की मांगे जायज़ हैं और सरकार उनके समाधान के लिए गंभीरता से काम कर रही है। तो सरकार क्या करना चाह रही है, उन छात्रों को भी समझ में आ रहा है कि सरकार जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने की दिशा में काम कर रही है, एनएसयूआई से मिल रही है। लेकिन प्रयागराज में राहुल गांधी थे, राहुल के खिलाफ कई पोस्टर्स लगे थे जिसे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने फाड़ डाला। बेइज्जती महसूस हो रही थी, इसलिए उन सभी पोस्टर्स को फाड़ दिया गया। तो प्रयागराज में राहुल गांधी थे, सवाल वही किया गया था, कब आओगे मेरे राहुल? कहां? झारखंड में, रांची में, जयपाल सिंह स्टेडियम में। तो अब ये पोस्टर लगे थे। अब इस पोस्टर को एनएसयूआई कैसे बर्दाश्त कर पाती? तो कार्यकर्ता चढ़ गए पोस्टर पर और उसके बाद उस पोस्टर की धज्जियां उड़ाने लगे और उस पोस्टर को एक एक कर फाड़ दिया गया जो प्रयागराज में लगे थे। लेकिन प्रयागराज में राहुल गांधी की मौजूदगी थी, लेकिन भीड़ आए कहां से? इसलिए रैपर्स को बुलाया गया भीड़ जुटाने के लिए। अच्छा संगीत सुनाइए, लड़के आएंगे और उसके बाद अपना प्रोग्राम कर लीजिए। तो कुछ ऐसा ही हो रहा था प्रयागराज में, जरा देखिए इसे। लेकिन ये समझना होगा कि आखिर राहुल ने झारखंड से मुंह क्यों मोड़ लिया। राहुल आ सकते थे रांची इतनी भी दूर नहीं थी, लेकिन समझते हैं इसे कि आखिर क्यों नहीं आए। तो राहुल गांधी ने आज प्रयागराज में छात्रों से संवाद किया। केपी ग्राउंड में हजारों छात्रों से उन्होंने बातचीत की। राहुल ने पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। लेकिन राहुल के प्रयागराज दौरे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रयागराज में राहुल के दौरे के खिलाफ कुछ पोस्टर्स लगाए गए, प्रयागराज में शोर मचाए, झारखंड में बोलने से घबराए। राहुल ने अब तक रांची में जारी आंदोलन को लेकर कोई बयान नहीं दिया। जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान राहुल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े थे। राहुल ने प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया था। पुलिस ने जब उन्हें उठाने की कोशिश की थी तो राहुल लेट गए थे। रांची में छात्र आंदोलन को लेकर राहुल ने चुप्पी साध ली और इसी को लेकर प्रयागराज में राहुल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। बीजेपी के नेता भी राहुल के प्रयागराज जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, राज्य का शिक्षा मंत्री कांग्रेस का है। क्या इसलिए राहुल गांधी रांची जाने से बच रहे हैं? कांग्रेस के दोहरे रवैये का सच सामने आ गया है। अब समझिए इस बात को कि कांग्रेस फूट डालो और राज करो की रणनीति पर काम कर रही है। चलिए हम आपको सुनाते हैं मनोज तिवारी और केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। अगर वो प्रयागराज आ रहे हैं और झारखंड नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जहां कांग्रेस सरकार का हिस्सा हो, अगर वहां पर पेपर लीक है, वहां पर छात्रों की समस्या है, तो वह समस्या नहीं है। उनका उद्देश्य एक सूत्री रहता है, जहां भाजपा सरकार है तो वहां भाजपा को निशाना बनाओ, लेकिन उनके निशाना बनाने का छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नाटकबाजी के सिवा कुछ नहीं है। ये छात्रों के हितैषी नहीं है, युवाओं के हितैषी नहीं है। यह केवल वोट बैंक तलाश रहे हैं जो इनको समर्थन न युवाओं को मिल रहा है, न महिलाओं को मिल रहा है, न किसानों को मिल रहा है, न गरीबों को मिल रहा है। राहुल गांधी झारखंड के छात्रों को छात्र नहीं मानते हैं क्या? आप स्वयं सोचिए, झारखंड में इतनी भारी धांधली हुई है परीक्षा में, बच्चे वहां सड़कों पे पिछले 20-25 दिनों से हैं। झारखंड में इन्हीं की पार्टी का सरकार है, कांग्रेस के साथ मिलकर हेमंत सोरेन की, और एजुकेशन मिनिस्टर कांग्रेस का है। वहां पे राहुल गांधी जी नहीं जाना चाहते।
इतना दोगलापन कहां से लाते हैं ये लोग? तो राहुल पर कई तरह के सवाल बीजेपी के नेता खड़े कर रहे हैं कि राहुल कहां है। छात्र भी यही पूछ रहे हैं, इसलिए तो प्रयागराज में पोस्टर लगाए गए। लेकिन प्रधानमंत्री जो IIT दिल्ली में थे और उन्होंने बहुत सारी बातें कही, वैसी बातें जो छात्रों के लिए गुनने योग्य हैं, सुनने योग्य हैं। आप भी सुनिए। चलिए, IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलाव के साथ जो सीखेगा वही जीतेगा। तो प्रधानमंत्री आज IIT में थे। आप समझिए इस बात को कि पूरी बीजेपी झारखंड में छात्रों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। फिर भी छात्र कह रहे हैं कि नहीं, हमारा युद्ध है, हम अकेले लड़ लेंगे, हम इसे समझ लेंगे। बीजेपी पीछे आ गई, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी उन छात्रों के बीच में हैं और उन्हें नैतिक शिक्षा दे रहे हैं। चलिए, पीएम मोदी शनिवार को IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और IIT के छात्रों को सम्मानित करते हुए मोदी ने उन्हें सफलता का मंत्र दिया। हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं। उन्होंने कहा कि इस पीढ़ी के लिए आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। अगले 35 साल में आपका काम विकसित भारत का आधार होगा। उन्होंने कहा कि मैंने IIT के कई पूर्व छात्रों की सफलता देखी है। उन्होंने ऐसी समस्याओं को पहचाना जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। हमेशा सीखते रहें, सिर्फ सवाल न पूछें बल्कि समाधान भी खोजें। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तेज है कि यह कहना मुश्किल है कि अगले 20 से 30 साल में दुनिया कैसी होगी। इसलिए खुद को तैयार रखें, हर चुनौती का सामना करें। पीएम मोदी ने पढ़ाई और असल जिंदगी की चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैंपस लाइफ और असल जिंदगी में बहुत अंतर होता है। IIT में सिलेबस होता है और पता होता है कि कौन सी परीक्षा देनी है। उधर असली जिंदगी में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। वहां यह खुद ही पहचानना पड़ता है कि असली सवाल क्या है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं, उन्होंने IIT दिल्ली में क्या कहा। आज आप ऐसे समय में इस इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज दुनिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन बहुत तेजी से बदल रही है। ग्लोबल पावर बैलेंस भी प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। पीएम ने कहा यह हमारे लिए भी है कि जो सीखेगा वही जीतेगा और यही जिंदगी में होता भी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं जो आंदोलन जीवी दीपके है, उसके ऊपर कई तरह की रील बन रही है, लोग सीख रहे हैं और दिखा रहे हैं। जरा देखिए। तरह तरह की चीजें आ रही हैं। अब आपको दिखाते हैं सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी से दीपके की बहस हुई थी। अब उस पुलिसकर्मी के परिवार वाले दीपके से कह रहे हैं कि माफी मांगो क्योंकि यह जरूरी है, तुमने अपमान किया है एक पुलिसकर्मी का। डिपार्टमेंट विचारलं आज मी पहिल्यांदा बघतोय सर इथं त्याला तुम्हाला मी पहिल्यांदा भेटतोय, तुम्ही नाही ठरवणार आज कोण येतंय, लोक मला भेटायला येतात, प्लीज तुम्ही बाहेर जा सर, तुम्ही बाहेर। और इस बीच दीपके का विरोध कर रहे हैं उनकी टीम के वो 2 छात्र जो कि लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत खराब हो गई है और ऐसे में अब उन्हें डॉक्टरी सलाह दी जा रही है। तो ये दीपके के खिलाफ
2 छात्रों का अनशन लगातार जारी है। गंभीर आरोप दीपके पर लगाए जा रहे हैं कि दीपके ने चुन चुनकर उन लोगों को खुद के इर्द गिर्द शामिल किया, या तो वो जो उनके अपने थे या बहुत करीबी थे। तो ऐसे में दो फाड़ की स्थिति दीपके की टीम में हो गई है। इसका विरोध भी शुरू हो गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है, एक एक कर हम आपको बता रहे हैं कैसे आंदोलनजीवी दीपके फंस गया है। तो सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर सवाल उठे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्र अब आरोप लगा रहे हैं दीपके तानाशाही तरीके से संगठन को चला रहे हैं, यह आरोप है। सवाल पूछने वाले वॉलंटियर्स को व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। दावा है कि सीजेपी के मेन व्हाट्सएप ग्रुप से कई समर्थकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। समर्थकों का कहना है कि जब उन्होंने संगठन के फैसले पर सवाल उठाए तो उनकी आवाज दबाने के लिए उन्हें बाहर कर दिया गया। 2 वॉलंटियर्स संभाजीनगर में दीपके की आवाज के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या ने भी दीपके पर आरोप लगाए। 40 दिनों तक आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया। अपने दोस्तों और करीबी लोगों को सीजेपी के संगठन में जगह दी। मनीष और राहुल ने दीपके को हर मुद्दे पर बहस करने की चुनौती दी है। सवाल है, क्या सीजेपी के वॉलंटियर्स ने ही दीपके की पोल खोल दी है? तो कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप क्या है, ये जरा सुनते हैं। यहाँ पे संभाजी नगर में किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, पोस्टर लगाया गया है और अभिजीत दीप के खिलाफ ये पोस्टर देखिए किस तरह से यहाँ लगाया गया है। काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जो जुड़े थे वॉलंटियर, वो लोग अब प्रोटेस्ट बैठ गए हैं। अभिजीत दीप के घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी बैठे हुए हैं और इनकी डिमांड है कि जिस तरह से अभिजीत दीप जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, जिस तरह से कोर कमेटी बनाए हैं, उसको भंग किया जाए। और इस मुहिम में कहीं न कहीं अभिजीत दीप के खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। चलिए, दीपके का विरोध हो रहा है, लेकिन विश्व में क्या हो रहा है यह जानना जरूरी है। वर्ल्ड फोरम पर क्या चल रहा है? तो वर्ल्ड फोरम पर ट्रंप एक बार फिर तैयारी कर चुके हैं बड़ा टैरिफ लगाने के लिए, क्योंकि अब ट्रंप बर्दाश्त तो नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान से मुंह की खाई है, उसके बाद से ट्रंप गुस्से में है। क्यों गुस्से में है, यह कहानी हम ला रहे हैं। यहां पर भारत के साथ जो टैरिफ का एक लेन देन था, उसमें इजाफा होने वाला है। यह कारण हम आपको बताएंगे कि क्यों। लेकिन अब यह जो दोस्ती है, इसमें एक बड़ी खटास पड़ने वाली है और इसका बड़ा कारण, मूल कारण होगा 100% टैरिफ। यह कहां से निकला, किस सीनेट से निकला, किसके सिग्नेचर हुए, सब कुछ बताते हैं। लाइए अगली तस्वीर लाइए। तो यहां पर ट्रंप ने फिर से टैरिफ बम फोड़ा। यह तस्वीर आपको याद होगी। एक एक कर उन देशों को जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि आर्थिक तौर पर कमजोर कर रहे हैं, उनके लिए पूरा टैरिफ चार्ट बनाकर लाए थे। ये तब की तस्वीरें, लेकिन ऐसा ही कुछ इस बार होने वाला, लेकिन बड़ा और व्यापक होगा। चलिए अगली तस्वीर। अमेरिका में सीनेट में विधेयक पास हो गया और यह विधेयक 5 देशों पर 100% टैक्स का प्रस्ताव लेकर आया। 5 देश, इस 5 देश में भारत भी है और भारत पर भी वही भारी भरकम टैरिफ लगेगा, यह बात स्पष्ट है। तो कुल मिलाकर ट्रंप की नीयत जो है स्पष्ट हो चुकी है। ट्रंप चाहते हैं कि एक आर्थिक दंड लगाना अब जरूरी है और आर्थिक दंड ऐसा वैसा नहीं, बल्कि यह 100% जैसा आर्थिक दंड होगा। तो हम आपको चलिए बताते हैं कि कैसे कैसे टैरिफ लगेगा। तो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं फिलहाल मुश्किल दौर में है। अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ वाला बिल पास किया है। सीनेट में 100% टैरिफ वाला यह बिल 86-11 के बहुमत से पास हुआ और यह बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से, जिसमें यह प्रावधान है कि रूस से जो तेल खरीदेगा उस पर 100% टैक्स लगेगा, क्योंकि कच्चे तेल के निर्यात की वजह से रूस की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और रूस की मजबूत आर्थिक स्थिति की वजह से पुतिन यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं। इस बिल के शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, जिसे बाद में घटाया गया और 100% पर आकर लॉक किया गया। हालांकि इस बिल के कानून बनने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि अब इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 31 अगस्त को इस पर चर्चा होगी। वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर के बाद यह कानून बनेगा। वैसे तो इसका असर भारत समेत चीन, हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान पर पड़ेगा। फॉरेन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बिल के जरिए भारत ट्रंप के टारगेट पर हो, क्योंकि अमेरिकी बंदिशों के बावजूद भारत सबसे ज्यादा तेल रूस से ही मंगवाता है। भारत ने जून के महीने में रूस से 52% से ज्यादा कच्चा तेल आयात किया है और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर ट्रंप की आंखों में भारत खटक रहा है। चलिए क्या इस पर रिएक्शन है, देखते हैं।
The word tariff is my favorite word. टैरिफ मेरा सबसे पसंदीदा शब्द है। अगर कोई मुझे कहे कि गॉड, वाइफ, कंट्री, लव और टैरिफ में से एक चुनने को कहे तो मैं बिना किसी संकोच के टैरिफ को चुनूंगा। हालांकि ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन टैरिफ मेरा सबसे पसंदीदा शब्द है। अगर अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाता है तो वह भारत को रूस और चीन की ओर धकेल देगा। यह कदम खुद अमेरिका के लिए नुकसान वाला कदम होगा। ऐसे समय में भारत पर 100% टैरिफ लगाना, जब हम चीन के साथ मुकाबले में मदद के लिए भारत को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाएगा और अहम साझेदारों के साथ रिश्तों में तनाव पैदा करेगा। इससे डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ से जुड़े बहुत ज़्यादा नए अधिकार मिल जाते हैं, जिनका इस्तेमाल वो हमारे व्यापारिक साझेदारों को धमकाने के लिए कर सकते हैं। ये फैसला अमेरिकियों पर टैक्स बढ़ाना है। इससे यूक्रेन में पुतिन का युद्ध खत्म नहीं होगा। 100% टैरिफ काफी बड़ा आकार है इस टैरिफ का, और ये देखना बेहद जरूरी है कि आखिर ये जब बड़ा आकार लेगा तो भारत पर कितना बड़ा प्रेशर बनने वाला है। चलिए, अभी 5 देशों पर कितना टैरिफ है यह समझना होगा। चीन के ऊपर 34% टैरिफ है, भारत के ऊपर 18%, इसके अलावा हंगरी के ऊपर 10% और इसके अलावा अजरबैजान के ऊपर 10%। उसी तरीके से यहां स्लोवाकिया पर 10% का टैरिफ है। 5 देशों पर कितना टैरिफ है हम आपको बता रहे हैं। अब इसमें देखिए कि क्या कुछ और रिएक्शंस इसमें सामने आए हैं। 5% टैरिफ ऑन इंडिया। बात सिर्फ भारत और चीन की नहीं है, 3-4 और देश भी हैं। क्या अमेरिकी चीनी पर भी 100% टैरिफ वाला वही नियम लागू करेंगे? और इसकी संभावना कम है क्योंकि चीन इसका जवाब देगा। मुझे लगता है कि भारत को इस सोच से बाहर निकलना होगा कि यह कोई अस्थायी घटना या समस्या है जो भारत और अमेरिका के बीच आई है। मुझे लगता है कि यह एक ज्यादा स्थायी दरार का संकेत है। इसका मतलब ये नहीं कि आर्थिक रिश्ते पूरी तरह खत्म हो गए हैं, लेकिन अगर आप 100% टैरिफ लगाना शुरू कर देते हैं तो फिर आर्थिक रिश्ते नहीं बचेंगे। सवाल यह है कि भारत इस बारे में क्या करे। तो ट्रंप डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारत भी है, उन 5 देशों में जिसमें 100% टैरिफ की बात कही जा रही है। लेकिन एक डर जिसका एहसास पाकिस्तान को भी है, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। भारत से डरा पाक, इसलिए मक्का पैक्ट। मक्का पैक्ट क्या है ये हम जरा विश्लेषित करेंगे इसको, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमले भारत की तरफ से किए गए, पाकिस्तान उनका जवाब नहीं दे पाया। पाकिस्तान बैकफुट पर आया और यह डर कहीं ना कहीं उसके मन में इतना बढ़ गया कि अब वो मदद के लिए कुछ नई नीतियों पर काम कर रहा है। लाइए, अगली नीति क्या है? मक्का सऊदी अरब, जहां मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट पर सिग्नेचर किए गए हैं, यानी कि 3 ऐसे देश जिन्होंने एक साथ ये समझौता किया कि किसी एक पर हमले का मतलब होगा कि तीनों देशों पर हमला, और तीनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी है। चलिए, तीनों ही देश के जो प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे, तीनों ने खुशी जाहिर की, बहुत ही आनंदित लग रहे थे कि चलिए अब तो काम बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे किसी पर हमला होगा तो जान बचेगी। तो यह कोशिश क्यों है? खासकर पाकिस्तान के नजरिए से इसलिए क्योंकि भारत के आक्रमण को पाकिस्तान सह नहीं पाता है, कभी भी नहीं, और इसलिए जरूरी है कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ मित्र देशों के साथ सिग्नेचर किए जाएं। यह भी हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। सुनिए। क्या ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिला रहा है पाकिस्तान? क्या पाक को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का डर सताने लगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अब सऊदी और तुर्की की शरण में है, और वो भी इस मकसद से कि अगर भारत उस पर हमला करे तो ये देश उसका बचाव करे। इसी मकसद से पाकिस्तान ने सऊदी और तुर्की के साथ मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसका मतलब है कि एक देश पर युद्ध होगा तो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है, और वो ये कि आखिर तुर्की और सऊदी को इससे क्या मिलेगा। दरअसल अमेरिका की बढ़ती हुई रणनीति, इजराइल का एग्रेसिव अप्रोच और भारत की बढ़ती ताकत ने तीनों देशों को एक मंच पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा, खुद पाकिस्तानी इसका मजाक उड़ा रहे हैं।
पाकिस्तान के अंदर भी झोंक रहे हैं। पाकिस्तान की खुद अपनी सिक्योरिटी इनसे होती नहीं है, लेकिन डॉलर बाहर से आ रहा है तो बाहर भी भेज रहे हैं, चौकीदारे के ऊपर भेज रहे हैं। हमारे लिए ये कि पाकिस्तान वालों को नित कोई ना कोई पराई जंग मिलेगी, किराए पे हमें कोई लेके जाएगा, हम लड़ेंगे तो पैसे आएंगे। यानी कि भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा बन रहा है जिस पर समझौते किए गए हैं, लेकिन यह कितना कारगर होगा यह देखना होगा। चलिए, पाक, तुर्की और सऊदी ने एक बड़ा एग्रीमेंट किया है। तीनों देशों ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। तीनों देशों के बीच यह समझौता महज रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि तीनों सैन्य और रणनीतिक गठजोड़ को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं। बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं, एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। मतलब एक देश पर हमला होगा तो बाकी के देश भी मिलकर युद्ध लड़ेंगे। हालांकि इस बारे में पैक्ट में कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन मतलब यही है। मक्का पैक्ट के मुताबिक तीनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, क्षेत्रीय चुनौतियों से मिलकर निपटने की रणनीति बनाएंगे, खुफिया जानकारी साझा करेंगे, सुरक्षा तालमेल बढ़ाएंगे। तीनों देशों का मानना है कि इससे उनकी सुरक्षा बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास युद्ध का लंबा अनुभव है। पाकिस्तान के पास बड़ी मात्रा में हथियार और परमाणु हथियार है। पाक मुस्लिम बहुल इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक है, जो इस तरह के सैन्य सहयोग को पैसा और दूसरी मदद दे सकती है। जबकि तुर्की नाटो का अहम सदस्य है, जिसके पास आधुनिक ड्रोन तकनीक और मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री है। तो ये बात है इसके पीछे। टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ सुनते हैं। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है कि टर्की और सऊदी अरेबिया अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारेंगे। ज्यादा से ज्यादा वो फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हैं, बिकॉज इट इज ए डिफेंसिव एग्रीमेंट। और दूसरी बात, उन्हें इस बात का भी ख्याल है कि हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री। पाकिस्तान के अंदर भी झोंक रहे हैं। पाकिस्तान की खुद अपनी सिक्योरिटी इनसे होती नहीं है, लेकिन डॉलर बाहर से आ रहा है तो बाहर भी भेज रहे हैं, चौकीदारे के ऊपर भेज रहे हैं। तो लेकिन मैन पावर, पाकिस्तान के पास ट्रेनिंग फैसिलिटीज मौजूद है, ट्रेन मैन पावर मौजूद है। उसकी एक लेगेसी है जो कि ब्रिटिश आर्मी से आ रही है, कॉलोनियल लेगेसी है, उसी को मेंटेन किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर किसी के पास इतने बंदे नहीं हैं कि वो अपने बंदे मरवा सके। हमारे पास हैं। काबल दे जम्मिया नू कहंदे ने नित महिमा, ये एक मुहावरा है। अब काबल के जो पैदा हुए उन्हें नित महिमा मतलब कोई ना कोई उन्हें ऐसी चीज चैलेंजिंग रहती है। लेकिन हमारे लिए ये कि पाकिस्तान वालों को नित कोई ना कोई पराई जंग मिलेगी, किराए पे हमें कोई लेके जाएगा, हम लड़ेंगे तो पैसे आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि तीन देशों के बीच में ये पैक्ट बना है। इधर भारत और इजराइल भी अपनी इस कूटनीतिक चाल में आगे निकल चुका है, रणनीतिक चाल में आगे निकल चुका है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या पाकिस्तान ने जिस मंशा के साथ एक बड़ी गहरी दोस्ती और डील की है, क्या इसका हल निकल चुका है? चलिए आपको समझाते हैं। इस्लामिक नाटो को जरा गंभीरता से देखते हैं, कौन किधर है इसे समझना होगा। अगर आप देखेंगे तो तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इन तीनों ने एक ट्रायंगल बनाया, यानी दोस्ती का ट्रायंगल है, जिसमें पाकिस्तान के पास पहले ही हमने आपको बताया कि एक बड़ा युद्ध का इसके पास अनुभव है। दूसरी तरफ इजरायली हेक्सागन, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, बहरीन, यूएई और भारत, ये जो हेक्सागन है ये एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकता है। कुल मिलाकर जवाब इस बात को लेकर है कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें इस्लामिक नाटो वर्सेस जो चीजें हैं वो कैसे दिखती हैं, कैसे इसका विश्लेषण किया जा सकता है। दरअसल संकेत है कि भारत से पाकिस्तान डरा हुआ है। भीतर खाने यही खबर है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की धमकी की वजह से खौफ में है पाकिस्तान, और ऐसे में पाकिस्तान अपनी जान बचाने के लिए ऐसे पैक्ट कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस पैक्ट में सऊदी और तुर्की क्यों है? दरअसल पाकिस्तान ही नहीं, तुर्की और सऊदी भी मुश्किल में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से अपने हाथ पीछे खींच लिए। रसद यहीं पर रोक ली गई। जहां तुर्की को नाटो देश के तौर पर सुरक्षा मिल जाती थी, दूसरी तरफ ईरान के हमले से सऊदी अरब परेशान, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब की रक्षा नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में इन तीन देशों ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट किए हैं, जिसे इस्लामिक नाटो की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस्लामिक नाटो मतलब मुस्लिम देशों के लिए नाटो जैसा गठबंधन, जो नाटो की तरह मुस्लिम देशों पर हमले के दौरान एक दूसरे की रक्षा कर पाए। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर मुस्लिम देशों को डर किससे है? दरअसल वर्तमान में इस्लामिक नाटो का घोषित दुश्मन इजराइल है। पाकिस्तान से दुश्मनी की वजह से भारत का नाम भी इसमें शामिल होता है,
और ऐसे में इसे काउंटर करने के लिए नेतन्याहू ने फरवरी में बड़े संकेत दिए थे। उन्होंने भारत समेत 6 देशों को मिलाकर हेक्सागन बनाने का इशारा किया था, जिसमें साइप्रस, ग्रीस, बहरीन और यूएई जैसे मुस्लिम देशों को शामिल किया गया था। पिछले दिनों नेतन्याहू ने खुलकर कहा था कि भारत इजराइल साथ साथ है और इस पर मुहर भी लगाई गई थी। चलिए यहां पर मोदी क्या कह रहे हैं, नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। वे कहते हैं इजराइल अकेला है, मैं कहता हूं भारत मेरे साथ है। जो सहयोग और समर्थन मुझे और इजराइल को भारत से मिलता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान हर मोर्चे पर डरा हुआ है। एक मोर्चा और आपको दिखाते हैं और यह मोर्चा है पीओके पाक अधिकृत कश्मीर। यहां पर क्या चल रहा है, मुल्ला मुनीर कैसे डरा हुआ है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर चुनाव हो रहे हैं पीओके में। 10 अगस्त का मतदान रोक दिया गया। इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वहां की आवाम अब संभल रही है और यहां साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया और कहीं ना कहीं पीओके में एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। ऐसे हालात के अंदर पूंछ में कोई इंतखाबात नहीं है और अगर जो हुक्मरान, जो बंदा, जो पूंछ का जो भी लीडर, यहाँ बड़े बड़े दादू की औलाद, हम उनसे कहना चाहते हैं कि कोई भी बंदा। तो आपने देखा ऐलान हो रहा है पीओके में, सड़कों पर विद्रोह के स्वर साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। ये आवाजें बुलंद हो रही हैं और ये एक बड़ा कारण है कि चुनाव को रोका गया। पीओके में गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है, लोगों की आवाजें हैं, गोलियों की आवाजें, और कहीं ना कहीं मुनीर की जो फौज है उन लोगों को डराने के लिए गोलियां चलवा रही है। पाकिस्तानी मीडिया जो है, पाकिस्तानी मीडिया इन चीजों को छुपाना चाहती है ताकि वर्ल्ड फोरम पर ये चीजें नहीं आए, लेकिन कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी मीडिया की कारस्तानी को दिखा रहे हैं अपने कैमरे से, अपनी तस्वीर खींचकर। जरा देखिए इन तस्वीरों को। गोली लगी है और ये आप वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। वो सामने बुजुर्गों को गोली लग रही है। ये मीडिया वाले हैं, ये अब इंशाल्लाह ये अपलोड करेंगे, उम्मीद है करेंगे आप। हाँ, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। हम आए तो यहाँ काम करने के लिए ना। नहीं, आप कौन से चैनल से? नहीं बताएं ना आप, हम पूछ सकते हैं ना आपसे भी, आपने हकीकत देखी, आप बताएं हकीकत है नहीं है। तो वहां के जो झूठे पत्रकार हैं उनकी फिल्म किसने निकाल ली और कहा कि आप क्या दिखाएंगे हम देखेंगे, लेकिन जो पीओके की महिलाएं हैं वो मुल्ला मुनीर के विरोध में आवाज उठा रही हैं। काफिर लोग मुसलमानों को मारते, हम औरतों का जलील किया हुआ है रेंजर वालों ने। इनके घर में माँ बहन नहीं है, इनके घर में बुजुर्ग नहीं है, इनके घर में बच्चे नहीं है। आखिर हम ये भी, हम इनकी तरह हम भी इंसान हैं। पहले सुनते होते थे कि काफिर लोग मुसलमानों को मारते हैं, ये तो काफिरों से भी घर गुजर गए हैं। सारे बच्चे इन्हें मारे काफिर यहूदी हैं। ये लोग सारे तमाशे देखने, ये नहीं आखने के ये किश्ती डूबसी, नीचे वाले डूबले तो ऊपर वाले भी डूबले, सारे डूबले, एक भी नहीं रहने लगा। इधर उधर ने लोग सारे मुंबाले इधर मिली खाने, ऐसा करूंगा वो करूंगा, सोलुतकार देख लो, नीचे वाली किश्ती डूबेगी ऊपर वाली भी डूबेगी। तो जैक के नेताओं ने पाकिस्तान का असली चेहरा, पीओके का असली चेहरा लाकर खड़ा कर दिया, पूरे विश्व को दिखाया कि देखिए हो क्या रहा है, ये सच्चाई। जो ब्रोकर रखे हुए, ब्रोकर जो इन्होंने सियासी रखे हुए आगे, हमको ये बात समझनी होगी। यहाँ तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ सरदार अमन जो कि जैक नेता है और उन जर्नैलों ने आगे दलाल नुमा अपने सियासी जो है वो, जो ब्रोकर रखे हुए, ब्रोकर जो इन्होंने सियासी रखे हुए आगे वो। पाकिस्तान पर पूरी तरह कंट्रोल रखने वाला मुल्ला मुनीर, जिसकी पोल एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। पहले सुनते होते थे कि काफिर लोग मुसलमानों को मारते हैं, ये तो काफिरों से भी घर गुजर गए हैं, काफिरों से भी उत्ते हो गए। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये अवाम के ऊपर क्यों जुल्म करते हैं। ये लोग सारे तमाशे देखने, ये नहीं आखने के ये किश्ती डूबसी, नीचे वाले डूबले तो ऊपर वाले भी डूबले, सारे डूबले, एक भी नहीं रहने लगा। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की है, जहां चुनाव चल रहे थे, लेकिन इस सियासी तनाव के बीच जब मुनीर की बुज़दिल फौज ने आम लोगों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद पूरी आवाम सड़कों पर उतर आई।
प्रदर्शन, सड़कें जाम, मानो फर्जी मतदान प्रक्रिया के बीच पीओके की आवाम ने मुल्ला मुनीर की पोल खोल दी। इन घटनाओं ने शाहबाज और मुनीर की मुश्किलें इतनी बढ़ा दी कि अब चुनाव आयोग को चुनाव पर ही ब्रेक लगाना पड़ गया। साफ है, पाकिस्तान में इस वक्त मुनीर के हाथ से पीओके फिसलता जा रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि पीओके की आवाम उसके खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा सकती है। इसलिए आनन फानन में मुनीर ने चुनाव रोकने का फरमान सुना दिया। तो सुलगते पीओके में आखिर चुनाव को बीच में ही क्यों रोका गया, यह समझने वाली बात है। वहां हो क्या रहा था, चलिए समझते हैं इसको। पीओके में जारी जिस चुनाव को भारत पहले ही खारिज कर चुका है, अब उसी चुनाव में अगले मतदान से पहले मुनीर ने चुनाव ही रोक दिया। तीसरे चरण में 11 में से 7 सीटों के लिए 10 अगस्त को वोटिंग होनी थी, जिसे पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया। मुनीर को डर लग रहा है कि पीओके के लोग उसके खिलाफ एक नया मोर्चा ना खोल दें। ढोंग कर रहे मुनीर के खिलाफ पीओके के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों से लगातार हिंसक झड़प की खबरें आ रही हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए मुनीर ने मतदान को बीच में ही रोक दिया। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज कर यह बयान भी जारी किया कि कानून व्यवस्था के कारण मतदान को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। हालात की समीक्षा के बाद नई तारीख और कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। और सिर्फ पीओके की आवाम ही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर चिंता जताई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। कहा है कि शांतिपूर्ण मत प्रदर्शन करने वालों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। चलिए अब इस पर भारतीय नेता क्या कह रहे हैं, भारत में इसे लेकर क्या रिएक्शन है, वो सुनिए। पीओके की समस्या पिछले 78 वर्षों से पाकिस्तान में बहुत ही डीपली बैड पोजीशन में जा पहुंचा है, क्योंकि जब से मुनीर और शहबाज शरीफ ने सत्ता संभाली है पाकिस्तान की, तब से पीओके में जिस प्रकार से एनर्जी को लेके, वहां के रिसोर्सेज को लेके, जो वहां के नागरिकों के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है, उसका प्रदर्शन बहुत तेज और तीव्र गति से पाकिस्तान सरकार को चुनौती दे रहा है। लेकिन अभी जिस प्रकार से वहां पे जो चुनाव कराने का जो आदेश को स्थगित किया गया है, बेसिकली ये एक वहां के लोगों में जो अशांति फैली है उसको कंट्रोल करने का प्रयास। तो हालात संभले नहीं संभल रहे, लेकिन हो क्या रहा है पाकिस्तान में, आप जरा देखें। धुरंधर का नया कारनामा सामने आ गया। लश्कर तैयबा का आतंकी मारा गया है। और तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये लश्कर तैयबा का आतंकी है और नमाज के बाद ये बैठता है, उसके बाद तुरंत सीढ़ियों पर ही गिरकर खत्म हो जाता है, तो इसकी जान चली जाती है। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तान में धुरंधर का नया कारनामा, पाकिस्तानी आतंकियों को जान का डर सताने लगा है। लश्कर के आतंकी लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। खबर आई कि लश्कर तैयबा का एक और आतंकी मारा गया। लश्कर तैयबा का काडर कारी सईद अब्दुल अजीज मारा गया है। सईद अब्दुल के मारे जाने का जो वीडियो है मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मस्जिद आने से पहले सईद अब्दुल को किसी ने खाना खिलाया था और इसके बाद क्या हुआ, यह लश्कर के लिए एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि मस्जिद आने के बाद सईद अचानक नीचे बैठता है और गिर जाता है। सईद पाकिस्तान में लश्कर के आतंकवादियों के परिवारों की देखरेख करता है। इससे पहले लश्कर के ही आतंकी रिजवान हनीफ का वायरल वीडियो आया था, जिसमें उसने कबूला था कि पाकिस्तान में 3 साल में 30 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पेशावर, कराची, रावलपिंडी, रावलकोट में अज्ञात हमलावरों ने अटैक किया। आतंकी ने दावा किया कि हमला करने वाले भारतीय एजेंट्स थे। आतंकियों की हत्या पर पाकिस्तान ने भी बयान दिया था। भारत ने पाकिस्तान के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दूसरे देशों में टारगेट किलिंग करना भारत सरकार की नीति नहीं है, यह भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा था। अब एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं इसे, अपने चश्मे से देखिए। पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब घटना चल रही है इस समय, और वो है कि लश्कर के आतंकवादियों पर, लश्कर के आतंक के ऊपर आतंकी हमला हो रहा है। एक के बाद एक उस आतंकी हमले में आतंकी मारे जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में। और अगर पाकिस्तान इसका ब्लेम इंडिया को देता है तो शायद उसका हक हो सकता है ब्लेम कर। चलिए बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई की। एआई क्या कर रहा है? एआई जो आप सोच रहे हैं उससे आगे निकल चुका है, क्योंकि अब एआई ने वायरस बना दिया है। सवाल इस बात को लेकर है कि वायरस कितना खतरनाक हो सकता है और इस वायरस ने अभी तक क्या किया है। हम आपको दिखा रहे हैं, पहली बार एआई ने खुद से एक वायरस डिजाइन किया है। इसके बाद अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैक्टीरिया
खत्म किया इस वायरस ने। वैज्ञानिकों ने इस पर चिंता जताई है कि यह कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है। इससे तकलीफ परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि ये उन बैक्टीरियाज को खत्म कर सकता है जो हमारे लिए, हम सबके लिए ज़रूरी हैं। तो ये क्या कर रहा है एआई, ये हम आपको बता रहे हैं। एआई से ऐप्स और वेबसाइट के बाद अब वायरस भी बनाए जाने लगे हैं। एआई अब सिर्फ फोटो, वीडियो और वेबसाइट बनाने तक ही सीमित नहीं रहा। अब तो रिसर्चर ने एआई की मदद से वायरस भी बना लिए। यूएस के रिसर्चर ने यह ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने एआई से बिल्कुल एक नया वायरस डिजाइन किया। पहली बार है जब जनरेटिव एआई से पूरे जीनोम को डिजाइन किया गया। क्या किया एआई ने? रिसर्चर्स ने EView 1 और EView 2 नाम के एआई मॉडल बनाए। ये मॉडल चैट जीपीटी की तरह काम करते हैं। इस एआई को वायरस, बैक्टीरिया और इंसानों के जेनेटिक कोड पर ट्रेन किया गया। फिर इसे बैक्टीरियोफेज बनाने के लिए रिफाइन किया गया। ये ऐसे वायरस होते हैं जो सिर्फ खास बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। स्टैनफोर्ड टीम ने एआई के 302 सबसे अच्छे डिजाइन चुने। इनमें से 16 फेज ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने में सफल रहे। अब एक्सपर्ट्स इसे साइंस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शन के इलाज से नए तरीके खोजे जा सकते हैं। साथ ही नई दवाएं, थेरेपी और जेनेटिक बीमारियों का इलाज संभव है। बड़ी चिंता क्या है? इसके साथ ही बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी का खतरा बढ़ सकता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एआई किस तरीके से कुछ पॉजिटिव तो कुछ निगेटिव आयाम लेकर सामने आ रहा है। वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। यही खत्म करते हैं सिलसिला, और आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनों के साथ रहें और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को सबसे ऊंचा रखें। जय हिंद। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।